तो इसे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में पहले दिन का जो वीडियो था इसमें का इस चैप्टर का, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो शुरुआती आवर्त सारणी बनाए गए वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया। परमाणु भार किसके आधार पे? परमाणु भार, ठीक ना। जो मूल आवर्त सारणी या शुरुआती आवर्त सारणी बनाएगी वो किसके आधार पे बनाएगी? तो परमाणु भार। बाद में परमाणु क्रमांक बनाया गया, पहले जो है परमाणु भार के आधार पे बनाया गया। तो जो चैन-कोल्ड-टोइस का पीरियोडिक टेबल था वो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है सिलेंड्रिकल था या गोलाकार था। सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल हम कह सकते हैं, ठीक ना। सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल मतलब हम कह सकते हैं वो कैसा था? तो गोलाकार था। कैसा था? गोलाकार था। और इसमें भी जो है जो तत्व थे इनको जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। परमाणु भार के कौन से क्रम में? तो बढ़ते क्रम में, ठीक ना, बढ़ते क्रम में, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इनका जो सिस्टम था ये भी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। बात सुने। अब इनका जो है पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का था। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर हो और बेलनाकार हो गया हो ये, ठीक ना। अब इस पे जो है इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो कुछ इस प्रकार से था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि तत्वों को जो है उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया इनका सिस्टम। क्यों? तो ये जो है ना इसको समझाने में और स्पष्ट करने में क्या हो गए? असफल हो गए। मतलब इन्होंने जो चीज बताई उसको जो है बाकी लोग समझ नहीं पाए और ये इसको जो है बहुत अच्छे से क्लियर भी नहीं कर पाए। तो ये किसका था? तो चैन-कोल्ड-टोइस का तत्वों का वर्गीकरण, ठीक ना। कोई दिक्कत? इसको ऐसे बढ़ा लीजिए। अगर पूछा जाए ये फ्लॉप क्यों हो गया तो सीधा सीधा मामला ये लिखना है कि यही जो बनाए थे इसको चैन-कोल्ड-टोइस जो थे यही इसको समझाने में क्या रहे? पूर्ण रूप से क्लियर करने में, स्पष्ट करने में सफल नहीं रहे। इसलिए क्या हो गया? यह सिस्टम इनका क्या हो गया? फ्लॉप हो गया या असफल बना लीजिए। तो इसमें लिखिएगा डी चैन-कोल्ड-टोइस ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए वृत्ताकार या गोलाकार आवर्त सारणी का चयन किया जिसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था, परंतु
चैनकोल्टोइस का यह सिद्धांत असफल रहा। क्योंकि चैनकोल्टोइस इस पद्धति को स्पष्ट करने में असफल रहे। ठीक, बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? मिटाएं इसको। अगला हेडिंग डालेगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, इसमें जो है ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई तत्व जो पहले नंबर पर आता है और इसके बाद जो 8वां नंबर पे आएगा, ठीक है ना, जो तत्व जो है पहले नंबर पर आता है और इसके बाद जो तत्व 8वें नंबर पर आएगा, इन दोनों का क्वालिटी क्या होगा? आपस में समान होगा। इनका गुण जो होगा वो क्या होगा? आपस में समान होगा। ठीक है ना? तो यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इसमें जो है इन्होंने एक सिस्टम अपनाया था। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है एक सुने होंगे कि एक गाने का सिस्टम होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ गया ना। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि ये देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब पहले पे आया और 8वें पे आ गया सा। तो मतलब इस नियम के तहत इन्होंने बताया कि पहला वाला का जो क्वालिटी होगा वही किसका होगा? तो 8वें वाले का। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? गुणों के आधार पर आपस में समान। बात समझे? कोई दिक्कत? तो ये किसका नियम था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्यों? इनका कहने का मतलब था, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम बात करेंगे तो हीलियम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है? एक गैस है, ठीक ना, और वो 18वें समूह का और निष्क्रिय तत्व है, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया कि इस नियम का पालन करते हुए बताया कि जैसे मान लीजिए इसमें जो है जो राग होता है गाने का, सारे गामा पाधा नी सा में जो है कि सा जो है पहले पे आता है और वही सा 8वें पर भी आता है। तो दोनों अक्षर क्या है? दिखने में एक जैसा है, तो दोनों क्वालिटी क्या आपस में समान है। इसी आधार पर इन्होंने तुलना किया कि जो तत्व पहले नंबर पे आएगा इसके बाद जो तत्व 8वें नंबर पर आएगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? आपस में समान होगी। अब जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन इन्होंने लिया, फिर हीलियम छोड़ दिया, फिर जो है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया? फ्लोरीन, फिर नियान और फिर सोडियम और फिर
मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम और ये सिलिकॉन और फिर क्या हो गया, फास्फोरस। तो ये जो है इनका नियम था। ये अभी हम बताएं कि जो निष्क्रिय गैसें हैं, जैसे हमारा ये हीलियम था, उसमें नियान भी तो आएगा। ये नियान यहाँ नहीं रहेगा, नियान नहीं रहेगा, मतलब जिसका आज तक पूरा उसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के बाद नियान छोड़ देंगे, फिर कौन आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये पहला तत्व हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, और ये आठवां हो गया, ठीक है ना। ये नौवां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, और ये 13वां हो गया, और ये 14वां हो गया। इन्होंने इसमें छोड़ा किसको, तो जिनके बाइटम कोष क्या थे, पूरे थे। जैसे हम मान लेते हैं हीलियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है ना, तो इसका जो है क्या पूरा है। नियान का कितना होता है, 10 होता है, 2 और 8 हो गया। तो जिसका जिसका पूरा था उसको इन्होंने क्या किया, इसमें नहीं लिखा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले वाले का और 8वें वाले का क्या है, आपस में समान है। मत एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु क्रमांक नहीं लिखा हूं मैं, नंबर लिखा हूं सीरियल वाइज, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक होता तो यहाँ लिखा जाता। तो इन्होंने कहा कि पहला तत्व 8वें तत्व से जो है गुण में क्या होगा, समानता प्रदर्शित करेगा। यही क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन इनके साथ भी वही हुआ, धोखा, ये फ्लॉप हो गए। पता कहाँ है ये फ्लॉप इसलिए हो गए, तो ये बताइए पुराना जो पीरियोडिक टेबल बन रहा था वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु भार, परमाणु भार। यहाँ पे धोखा ये हुआ कि जिन तत्वों के परमाणु भार, जिन तत्वों के परमाणु भार 40 से अधिक थे, बात समझ रही है? जिन तत्वों के परमाणु भार क्या थे, 40 प्लस का मतलब क्या है, 40 से अधिक थे, उन पर ये नियम लागू ही नहीं हो रहा था। मतलब न्यूलैंड का जो अष्टक वाला नियम है, हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों का परमाणु भार 40 या उससे अधिक था, उन पर लागू नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या हो गया, अब मान लीजिए दुनिया जो है इस 16-17 तत्व लेके बैठा रहेगा, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, हमारा नियम खराब हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बात की जाए कहाँ खिलाफ हो गए, तो जिन तत्वों के परमाणु भार 40 से अधिक थे, उन पर ये नियम लागू नहीं हो रहा था। इसलिए जो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। बात समझे, इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक, बनाइए इसको। तो देखिएगा इसमें जो है न्यूलैंड का जो नियम था, उसमें क्या नियम था कि इसमें जो है पहला तत्व और 8वां तत्व का जो क्वालिटी था आपस में क्या था, समान था। और इन्होंने जो है इसको समझाने के लिए जो है एक नियम का सहारा लिया, जो क्या होता है, राग संबंधित होता, मतलब गायन से संबंधित होता है। तो वो नियम कौन सा है, तो सारे गामा पाधा निसा। इन्होंने कहा कि जैसे जो है पहला अक्षर लिखा होता है सा, वैसे ही 8वां अक्षर फिर से आता है, वही वर्ड होता है, वही मात्रा होती है, कोई अंतर नहीं होता। अगर ये दोनों आपस में समान होते हैं तो पहला और 8वां तत्व जो होगा वो भी क्या होंगे, गुण के आधार पर आपस में समान होंगे। यही क्या था न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन इन्होंने कहा कि यह नियम जो है, इन्होंने जो है निष्क्रिय या हम कह सकते हैं 18वें समूह के तत्व, 18वें समूह के तत्व, इन पर ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो 18वें समूह के तत्व में एक चीज ध्यान दीजिएगा, वही तत्व रखे गए हैं जिनका बाह्यतम कोष पूरा है। जैसे आर्गन हो गया, आर्गन कितना 18 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो 18 अगर होता है तो 2, 8, 8, 2, 8, 10, 8, 18। तो हम कह सकते हैं 18वां समूह को जो निष्क्रिय क्यों कहा गया है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा
कि कोई भी तत्व जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, केमिस्ट्री छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, कोई व्यक्ति है मान लीजिए उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हैं, अगर उसके पास जो रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ भरा हुआ है, तो कोई काम करना चाहेगा? वो नहीं काम करना चाहेगा। तो जब वो काम नहीं करेगा तो सक्रिय हुआ निष्क्रिय? निष्क्रिय। और जिसके पास पैसा नहीं वो काम करेगा क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, तो सक्रिय हुआ निष्क्रिय? सक्रिय। वैसे ही जिन तत्वों के बाह्यतम कोष पूरे होते हैं, वो उनका जब बाह्यतम कोष भरा होता है तो इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं कहाँ खोजेगा? नहीं खोजेगा। और जिसका नहीं भरा होगा वो क्या करेगा? खोजेगा। तो यहाँ पर वही सिस्टम अप्लाई होता है कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष भरे होते हैं उनको हम 18वें समूह का तत्व, या हम क्या कह सकते हैं, निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें, ठीक ना। तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया था कि निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें जो थी उनको छोड़ दिया गया था, इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया था। तो आप देखिए हाइड्रोजन हीलियम नहीं लिखा क्योंकि हीलियम क्या निष्क्रिय वाले में आता है, ठीक ना। आप देखेंगे पी ब्लॉक में जो है हीलियम जो है पहले नंबर पे लिखा है 18वें लाइन में, ठीक है ना, 18वें समूह में पहले नंबर पे लिखा है। फिर जो है हीलियम नहीं लिखा, लिथियम लिखा, बेरिलियम लिखा, बोरान लिखा, कार्बन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा और फ्लोरीन लिखा, नियान नहीं लिखा। नियान कितना होता है? 10। 2 और 8 पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? 2 और 8 10 हो गया ना, पूरा हो गया ना बाह्यतम कोष। अगर पूरा हो गया तो इसको इन्होंने लागू नहीं किया, ठीक। फिर सोडियम हो गया, सोडियम के बाद जो है मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर। ये ऐसे तत्व हैं जिन पे जो है प्लस या माइनस अवश्य पाए जाते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं निष्क्रिय तत्व हम सक्रिय, ठीक। ये कैसे तत्व हैं? तो सक्रिय तत्व हैं। अर्थात जो है इन पर ये नियम लागू होगा लेकिन निष्क्रिय वाले पर लागू नहीं होगा, ठीक। तो इन्होंने क्या एक और बात बताई कि ये जो है इनका जो सिस्टम था वो किस पर नहीं लागू हो रहा था? तो जिन तत्वों के परमाणु भार क्या थे? 40 से अधिक थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? लिखिएगा इसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, सब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में चल रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है ना। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर पहले तत्व, अष्टक का मतलब है होता 8, अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। क्या लिखे आप लोग? बढ़ते हुए क्रम में रखने पर पहले तत्व तथा 8वें तत्व के गुणधर्म आपस में समान होते हैं। गुणधर्म आपस में समान होते हैं। और इन्होंने इस नियम को समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए इस नियम को समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए ये लिखिएगा सारे गामा पाधा नी सा। का उदाहरण दिया और कहा कि
जिस तरह इसमें सा पहले नंबर पर, और फिर 8वें नंबर पर आता है। और फिर 8वें नंबर पर आता है, और दोनों अक्षर आपस में समान हैं। उसी प्रकार पहला और 8वां तत्व ब्रैकेट में लिखिएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में गुण के आधार पर आपस में समान होते हैं। ब्रैकेट बंद है। गुण के आधार पर आपस में समान होते हैं। नीचे लिखिएगा परंतु न्यूलैंड का अष्टक नियम भी, नई लाइन से लिखिएगा, परंतु न्यूलैंड का अष्टक नियम भी अंततः असफल ही हो गया। अष्टक नियम भी असफल ही हो गया, क्योंकि इनका नियम जिन तत्वों के परमाणु भार, जिन तत्वों के परमाणु भार 40 से अधिक थे, पर लागू नहीं हो पाया। और इनका नियम 18वें समूह के तत्वों पर भी लागू नहीं होता है। के तत्वों पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। टाइम